Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Asoka, the Emperor who gave up war. This is your chapter number 9 according to the chapter number 8 according to the old book, and this is your chapter number 7 according to the new book. So now we are going to know about empire. ठीक है, up to now we were discussing the kingdom and now we are discussing about empire because we are going to discuss about Asoka, who was an emperor, है ना. The name of the chapter is Asoka, the emperor who gave up war. So what do you understand by emperor? What do you understand by empire? This is very much important to know and it's very easy thing. बस यही समझना है कि जो बहुत बड़ा किंगडम होता है, a very big kingdom is known as empire. ठीक है, जब भी कोई किंगडम होता है और वो बहुत बड़ा होता है, a very big kingdom. ठीक है, और किंगडम का क्या मतलब हुआ? जो टेरिटरी एक राजा के रूल में होती है ना. जिस टेरिटरी पे राजा का रूल होता है वो टेरिटरी जो है वो किंगडम कहलाती है ना. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जब किंगडम बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि जब जो टेरिटरी है जो राजा के रूल में है वो टेरिटरी बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं एम्पायर. और जब एक एम्पायर का जो रूलर होता है ही इज नोन एज एम्परर. ठीक है, जो एम्पायर का रूलर होता है उसको हम एम्परर कहते हैं. और जो बहुत बड़ा जब किंगडम हो जाता है, जब उसकी टेरिटरी बहुत बड़ी हो जाती है, तब हम उसको एम्पायर कहते हैं. तो ऐसा ही एक एम्पायर जो था वो कौन सा एम्पायर था? दैट वाज मौर्यन एम्पायर. ठीक है, और इसी मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी. इस मौर्यन एम्पायर के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में, किसने इस मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट किया उनके बारे में, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ हम पढ़ेंगे डायनेस्टी के बारे में. व्हाट डू वी मीन बाय डायनेस्टी? तो सबसे पहले हम जिस एम्पायर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिस एम्पायर को हमें पढ़ना है, दैट इज मौर्यन एम्पायर, है ना. अब ये मौर्यन एम्पायर जो है ये कैसे किसने इसको फाउंड किया था? हु फाउंडेड दिस मौर्यन एम्पायर? दिस मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of Mauryan Empire. ठीक है, एंड व्हाट वाज द टाइम? किस समय में इस मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया? इट वाज अराउंड 2300 ईयर्स अगो. ठीक है, कब हुआ? 2300 ईयर्स अगो. ठीक है, अब अगर 2300 ईयर्स अगो को हम एग्जैक्ट ईयर्स में निकालना चाहें तो क्या करना होगा? हमें 2000 में से सबट्रैक्ट करना होगा 2300. देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट -300 एंड दिस -300 विल डिनोट 300 BC. ठीक है, ये -300 जो है हो जाएगा आपका 300 BC. ठीक है, तो ये अराउंड, ये एग्जैक्ट नहीं है, इट इज अराउंड 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ही वॉज अ वेरी बहुत ब्रेव था, वाइज था, बट ही वॉज नॉट बिलोंगिंग टू एनी रॉयल फैमिली. उसने क्या किया था? उसको हेल्प मिली थी एक चाणक्य नाम के वाइज मैन से. चाणक्य या कौटिल्य दोनों जो है वो एक ही पर्सन का नाम है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना. चाणक्य या कौटिल्य दोनों एक ही पर्सन का नाम है. और ये चाणक्य या कौटिल्य कौन थे? ही वॉज अ वाइज मैन हु हेल्प्ड
Chandragupta Maurya, who supported Chandragupta Maurya, and with the help of Chanakya only, Chandragupta Maurya was able to establish his rule in Magध. ठीक है, मगध में इनका रूल था, पाटलिपुत्र वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये चाणक्य ने इनको हेल्प किया था। ओके, so you must remember the name of the wise man who supported Chandragupta. He was चाणक्य और कौटिल्य। एंड ऑल हिज टीचिंग्स, जो उनके विचार हैं, जो उनके व्यूज हैं, वो सारे उन्होंने एक बुक में जमा करके, मतलब लिख करके रखा है। ठीक है, जो भी उनके आइडियाज हैं। और ये जो बुक है, इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें कि हमें कौटिल्य के या चाणक्य के सारे आइडियाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो एम्पायर, जिस एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, मौर्यन एम्पायर, जिसका कि जो मेन सेंटर था, जिसकी कैपिटल जो थी, कैपिटल सिटी जो था वो पाटलिपुत्रा था, जो कि आज के समय में कौन सा है? पटना। जो बिहार की, आज के समय में बिहार का कैपिटल है, दैट इज पाटलिपुत्रा। ठीक है, उस समय उसको पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, और वो बिहार जो है उसको मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध की जो जिस मौर्यन एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, उसका जो बेस था, जो स्टार्टिंग थी, वो मगध से ही हुई थी, और पाटलिपुत्रा उनका कैपिटल सिटी था। उसके अलावे भी कुछ और भी सिटीज़ थे जो कि थे वहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, लाइक तक्षशिला, उज्जैन, है ना। और इसके अलावे भी और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इस मौर्यन एम्पायर में हमें देखने को मिलते हैं। यू विल सी वन मैप इज गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में, इस चैप्टर में, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, उसमें मैप नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, उस मैप 5 को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी सिटीज़ मिल रहे हैं। ये जो सिटीज़ हैं ना, वो सारे सिटीज़ आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे अंडर द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर के इम्पॉर्टेंट सिटीज 3 थे, पाटलिपुत्रा, उज्जैन एंड तक्षशिला। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सिटीज, 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज वर देयर। पाटलिपुत्रा, then Ujjain and तक्षशिला। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हमें उस समय के हैं। और उसके अलावा आपके उसी मैप में बहुत सारे रेड डॉट्स भी बने हुए हैं। तो रेड डॉट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शंस मिला है, जिसके बारे में मैं बाद में आपको आई विल टेल यू लेटर। फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो हम जिस मौर्यन डायनेस्टी की बात, जिस मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं, उसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से थे। अब देखो, अगर हम इनके लोकेशन को देखें तो लोकेशन क्या है? आई टोल्ड यू पाटलिपुत्र इज प्रेजेंट इन पटना, है ना, बिहार है ये। तो इसका लोकेशन तो नॉर्थ में हुआ, थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में, है ना। और उज्जैन जो है उसका लोकेशन कहाँ पे है? उसका लोकेशन सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश में पड़ता है आज के समय में उज्जैन। और जो तक्षशिला की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली दिस तक्षशिला इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये आज के समय में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जो तक्षशिला है उसका ये इम्पोर्टेंस था कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जो एक तरह से उस तरफ से आने का एक रास्ता था, नॉर्थ वेस्ट, है ना। नॉर्थ वेस्ट का वो गेटवे था, वहाँ पर ये इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी इन्होंने अपनी बना के रखी थी। ऐसी तरह से उज्जैन जो था वो नॉर्थ और साउथ के बीच का, जैसे मिडिल में था, सेंट्रल में था, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में वो पड़ता था। ठीक है,
और ये सिटीज अगर देखा जाए तो ट्रेड के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। क्यों ट्रेड के पर्पस से ये इम्पॉर्टेंट होते थे? क्योंकि इनका लोकेशन इस तरह का था और इसमें ज़्यादातर इन सिटीज़ में मर्चेंट्स रहा करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स रहा करते थे, ऑफिशियल्स रहा करते थे, ठीक है। और जो बाकी एरियाज थे, जो अदर एरियाज थे, वो विलेजेस थे। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ यही तीन थे। इनके अलावे जो हमें इतनी बड़ी टेरिटरी, यू कैन जस्ट इमेजिन इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार और वो तक्षशिला तक चला गया है और इधर उज्जैन तक उसके टेरिटरी में। तो ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था और इसमें इन 3 सिटीज़ के अलावे क्या थे, विलेजेस हुआ करते थे, ठीक है। और विलेजेस में कौन रहते थे? फार्मर्स एंड हर्डर्स रहा करते थे, ठीक है। फार्मर्स एंड हर्डर्स जो फार्मिंग का काम करते थे और जो एनिमल्स की रेयरिंग करते थे, ठीक है। और जैसे कुछ एरिया, जैसे सेंट्रल इंडिया में बहुत फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अभी भी, आज भी है, उस समय भी ज़्यादा थे उस समय। तो जो डेंस फॉरेस्ट हमको सेंट्रल इंडिया में दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो क्या करेंगे? देवर गैदरर्स एंड हंटर्स, मतलब हर तरह का काम होता था, है ना। क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, मर्चेंट्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने वाले ऑफिशियल्स भी थे इन अर्बन एरियाज, है ना, जो हम सिटीज की बात कर रहे हैं। और विलेजेस में फार्मर्स थे, हर्डर्स थे। फॉरेस्टेड एरियाज जो थे वहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे। तो इस तरह से जो इतना बड़ा एम्पायर था उसमें जो लोग रहते थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दे यूज्ड टू डू। And at the same time, what we find that people living in that empire, they used to speak different language, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पूरे के पूरे एम्पायर में यूनिफॉर्मिटी हो, सब लोग एक ही लैंग्वेज बोले। पीपल यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। और नॉट ओनली लैंग्वेज बट उनकी ईटिंग हैबिट्स, जो फूड होते हैं, उनके क्लोथिंग सेंस, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट, डाइवर्सिटी वॉज देयर। हर जगह पे अपने अपने हिसाब से लोग पहनते थे, खाते थे, बोलते थे, है ना। ये रीजनल था, हर रीजन का अलग अलग था। और इसमें एक चीज़ और ये यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, दैट इज डायनेस्टी। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेस्टी? जैसे कि हमने कहा मौर्यन एम्पायर है ये, है ना, मौर्यों का एम्पायर था, इसी को हम मौर्यन डायनेस्टी भी कहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेस्टी? डायनेस्टी का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो रूलर बनते हैं, वन आफ्टर अनदर। एक आदमी रूलर बना एक पर्टिकुलर फैमिली का, सपोज उनका डेथ हो जाता है, तो उनके डेथ के बाद उसी फैमिली का कोई मेंबर, मोस्टली क्या होता था, जिसका डेथ हुआ है उसका जो सन है, ही विल बिकम द किंग। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं, उसका ब्रदर भी बन सकता है, उसका कजन भी बन सकता है। तो इसी को हम डायनेस्टी कहते हैं कि एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं दे आर बिकमिंग द रूलर्स वन आफ्टर अनदर। द सेम द मेंबर्स फ्रॉम द सेम फैमिली बिकम्स द रूलर, ठीक है। और इसी तरह से मौर्य जो है, जिसको हम मौर्यन एम्पायर कह रहे हैं, वो मौर्यन डायनेस्टी भी था, बिकॉज उसमें जो रूलर्स थे वो ऐसे ही थे। जैसे स्टार्टिंग तो किया चंद्रगुप्ता ने, है ना। मौर्यन डायनेस्टी को अगर हम देखें तो इट वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हैज स्टार्टेड। And Chandragupta Maurya started Mauryan dynasty. And after the death of Chandragupta Maurya, who became the king? Chandragupta Maurya के डेथ के बाद कौन किंग बनता है? उनका सन, the son of Chandragupta. Who was the son of Chandragupta? Bindusar, ठीक है।
And after the death of Bindusar, what happened? Who became the king? The son of Bindusar. And who was the son of Bindusar? The son of Bindusar was Asoka. ओके, तो ये जो अशोका है ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? ग्रैंडसन, है ना, सन का सन। इस अशोका के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्ता मौर्य हैज फाउंडेड दिस मौर्यन डायनेस्टी एंड अशोका वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसी को हम डायनेस्टिक रूल कहते हैं कि एक ही फैमिली मेंबर्स जो हैं दे आर रूलिंग द एम्पायर। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया, ये सब जान लिया इन चीज़ों को। अब हम क्या देखते हैं कि एम्पायर जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लाइक एम्पायर का हमने देखा कि टेरिटरी बहुत बड़ा होता था, है ना। अगर किंगडम और एम्पायर में हम ने जो फ़र्क देखा, जो कि स्टार्टिंग में ही जिसको हमने डिस्कस किया कि अ वेरी बिग किंगडम इज़ नोन एज एम्पायर। यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर किंगडम बहुत बड़ा है, टेरिटरी बहुत बड़ी है, तो क्या होता था कि किंग को, नॉट किंग, द एम्परर, एम्पायर का जो रूलर होता है उसको एम्परर कहते हैं, है ना। तो जो एम्परर होता था उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज हुआ किंग एम्पायर को रूल करने के लिए उसको बहुत सारे साधन चाहिए, बहुत सारे सोर्सेज चाहिए। लाइक उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए, है ना, उसको बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए, टैक्सेस के थ्रू वो अपना इनकम बढ़ाएगा, तभी तो वो इतनी बड़ी टेरिटरी को हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो जितनी बड़ी टेरिटरी थी एम्पायर्स की, उसके अकॉर्डिंगली जो एम्परर्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। द एम्परर्स नीडेड more resources than the kings because the territory was very big। तो ये रिसोर्सेज जो थे वो क्यों चाहिए थे? इसलिए चाहिए थे क्योंकि जब टेरिटरी बड़ी है तो ऑब्वियसली आर्मी भी बड़ी होगी, और जब आर्मी बड़ी होगी तो उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, है ना। तो इस कारण से क्या होता था कि आर्मी तो चाहिए ही चाहिए थी, उसके अलावा ऑफिशियल्स भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर्स तो होंगे तभी तो सारा का सारा जो रूल है वो चल पाएगा। और इन सब के लिए उनको पैसे की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। तो जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करना होगा? टैक्स लेते थे, है ना। जो स्टेट होती है, ऐसे आज के समय में भी अगर हम देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो भी खर्च करने होते हैं उसके लिए उसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, है ना। ये पैसा उसको कहाँ से मिलता है? फ्रॉम व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट टाइम? एट प्रेजेंट टाइम ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द गवर्नमेंट इज इनकम, इज taxation. Taxation is the most important source of income for the government even in present time। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिस एंशिएंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस समय भी जो राजा होते थे उनके लिए जो सबसे बड़ा सोर्स था इनकम का वो क्या था? वो यही था, टैक्सेशन। ठीक है, तो टैक्सेशन के लिए भी क्या होता था ना कि राजा को जो एम्परर थे, सम्राट, एम्परर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्राट, और एम्पायर को हिंदी में क्या कहते हैं? साम्राज्य। ठीक है, तो जो एम्परर थे उनको बहुत सारे टैक्सेस लेने थे, क्योंकि टेरिटरी बड़ी थी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बड़ी होगी, है ना। तो बड़ी पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग थे और उनसे उनको इनकम पैसा लेना होता था, है ना, तो टैक्स लेना होता था। तो टैक्स लेने के लिए भी क्या होता था? फिर उनको ऑफिसर्स रिक्रूट करने पड़ते थे, फिर इन ऑफिसर्स को उनको सैलरी भी देनी होती थी। तो इस कारण से इस तरह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि एम्पायर को कैसे रूल किया जाता था, हाउ द एम्पायर वॉज रूल्ड। ठीक है, व्हाट वॉज द वे थ्रू विच द एम्पायर वॉज रूल्ड। So now we will see
रूलिंग द अंपायर, ठीक है। अब ये अंपायर बहुत बड़ा है, किंगडम इज़ वेरी बिग, है ना, टेरिटरी इज़ वेरी बिग। तो व्हाट वाज द वे, व्हाट वाज द मेथड टू रूल द सच अ बिग टेरिटरी? was that different parts were ruled differently. It's not कि the whole territory was ruled in a similar manner, ठीक है। जो हमारे एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स होते थे उसको डिफरेंट तरीके से उसकी रूलिंग की जाती थी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पाटलिपुत्रा के बारे में, क्योंकि पाटलिपुत्रा जो है वो कैपिटल सिटी था, है ना। तो कैपिटल सिटी जो पाटलिपुत्रा थी उसके जो चारों तरफ की एरिया थी, उसके अराउंड जो एरिया थी, उसके लिए क्या किया जाता था, दैट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, ठीक है। जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र एंड अराउंड, उसके चारों तरफ वाला ये जो एरिया था, दैट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो ऑफिशियल्स थे वो अपॉइंट किए जाते थे। जैसे टैक्स कलेक्शन का काम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, है ना। तो टैक्स कलेक्शन किससे किया जाता था? जैसे फार्मर्स से, देन हर्डर्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, ट्रेडर्स थे, इन सब से कलेक्शन किया जाता था टैक्सेस का। तो अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या जरूरत होती थी? ऑफिशियल्स। कौन कलेक्ट करेगा टैक्स? उसके लिए ऑफिसर्स चाहिए ना। ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स, बोथ आर सिमिलर, ठीक है। ऑफिशियल्स होते थे टैक्स कलेक्शन करने के लिए। अब ये ऑफिशियल्स कैसे अपॉइंट होंगे? हु विल अपॉइंट द ऑफिशियल्स फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस? द एम्परर। द एम्परर विल अपॉइंट the emperor will appoint officials for the collection of the taxes. जो मॉडर्न एम्पायर था उसका जो एम्परर था वो ही ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो ऑफिशियल्स होते थे वो क्या करते थे? वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसको वो पनिश भी करते थे, है ना। जो एम्परर के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करते थे उसको पनिशमेंट का भी काम जो है वो यही टैक्स कलेक्टिंग ऑफिशियल्स करते थे, ठीक है। और ये जो टैक्स कलेक्शन वाले ऑफिशियल्स थे, इनको जब एम्परर अपॉइंट करता था तो फिर एम्परर उनको सैलरी भी देता था, है ना। तभी तो होगा ना, काम करने के पीछे काम करने के बदले में सैलरी तो जरूरी होती है, तो उनको सैलरी भी मिलती थी, ठीक है। और इसके अलावा मैसेंजर्स भी होते थे जो कि जैसे दूसरे किसी राजा के पास वो मैसेज भेजने के लिए, तो वो मैसेंजर्स भी जो थे वो राजा ही, एम्परर ही उनको अपॉइंट करता था। उसके बाद स्पाइस होते थे स्पाइंग करने के लिए। बहुत उस समय स्पाइंग वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, कि स्पाइंग जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती थी, है ना। बहुत बातों का पता लगाना, कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है एम्परर के अगेंस्ट, कहीं किसी तरह का कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, इसके लिए स्पाई होते थे, SPY। और ये स्पाइस भी जो होते थे ना, इनको भी राजा ही अपॉइंट करता था, और इन सबको जो है वो एम्परर जो है वो सुपरविजन करता था। और अकेला तो नहीं सुपरवाइज कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो एम्परर सुपरवाइज करते थे तो उसमें वो अपने रॉयल फैमिली के मेंबर्स की हेल्प लेते थे, सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प लेते थे, और इन सब की हेल्प से वो इन सब पे, टैक्स ऑफिशियल्स हुए, मैसेंजर्स हुए, स्पाइज हुए, सब पे वो अपना कंट्रोल करके रखते थे। कंट्रोल कहने का मतलब कि सबको वो सुपरवाइज करते थे कि दे आर डूइंग देयर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से वो उनको उनके सुपरविजन का काम वो करते थे। एम्परर अपॉइंट करते थे, सैलरी देते थे, देन उनको सुपरवाइज भी करते थे, ठीक है।
अब हम लोग आगे और फिर देखेंगे कि अदर प्रोविंसेस जो थे उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है। So we will see how other provinces were ruled in the Mauryan Empire. These other provinces were ruled from a provincial capital, है ना। जो अदर प्रोविंसेस थे उनके लिए प्रोविंशियल कैपिटल्स हुआ करते थे। लाइक हमने तक्षशिला और उज्जैन को पहले भी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि जो इम्पोर्टेंट सिटीज थे वो तक्षशिला और उज्जैन थे अदर देन पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र तो कैपिटल था पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर का, और ये जो तक्षशिला और उज्जैन की हम बात कर रहे हैं, दीज टू वर द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड दीज वर प्रोविंशियल कैपिटल्स। जो प्रोविंसेस थे उसके ये कैपिटल्स थे, ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल। और यहाँ पर ये जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हम कह रहे हैं इन पर थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अपने हिसाब से करते थे, ये पाटलिपुत्रा के कंट्रोल में थे। जो एम्परर था जो कि पाटलिपुत्रा से रूल करता था, दैट एम्परर वाज आल्सो कंट्रोलिंग टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं पूरा कंट्रोल भी नहीं था और पूरी तरह से छूटे हुए भी नहीं थे। टू सम एक्सटेंट देयर वाज कंट्रोल फ्रॉम द एम्परर। और जो रॉयल फैमिली के जैसे प्रिंस होते थे उन प्रिंस को भेजा जाता था तक्षशिला और उज्जैन जैसे जगहों में रूल करने के लिए गवर्नर बनाकर के, ठीक है। गवर्नर बनाकर जो रॉयल फैमिली के प्रिंस होते थे उनको भेजा जाता था कि वो तक्षशिला और उज्जैन में रूल करेंगे। और इन जो काफ़ी दूर है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि डिस्टेंस कितना है। जब हम पाटलिपुत्रा की बात कर रहे हैं तो वो सपोज इंडिया का जो अगर मैप को देखेंगे तो वो नॉर्थ और बहुत ईस्ट साइड में पड़ता है ना, बिहार जो है आज का। और अगर तक्षशिला को देखेंगे तो वो आज का पाकिस्तान है, बहुत ज़्यादा दूर है ना। ऐसे ही उज्जैन जो है वो कौन सा है, सेंट्रल एशिया का है, मध्य प्रदेश में है, ये भी बहुत दूर है। तो ये जो इतने दूर दूर है तो ये पॉसिबल नहीं था कि सारा कुछ एक तरह से चले, है ना। तो तक्षशिला और उज्जैन में बहुत सारे जो रूल्स होते थे वो लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंगली होते थे, लोकल रूल्स के अकॉर्डिंगली होते थे। ऐसा कोई एकदम सेंट्रलाइज्ड नहीं था। टू सम एक्सटेंट देयर वाज कंट्रोल फ्रॉम द एम्परर बट लोकल रूल्स एंड लोकल कस्टम्स वेर प्रिवेलेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब हमने तो पाटलिपुत्रा के बारे में भी देखा है ना, जो कि कैपिटल सिटी था, इस पाटलिपुत्रा, और तक्षशिला और उज्जैन। अब ये पाटलिपुत्रा, तक्षशिला और उज्जैन, इनके अलावे भी कुछ एरियाज थे, है ना। ऐसा तो नहीं कि बस यही इंपॉर्टेंट सिटीज थे उसके अलावा कुछ नहीं था, बल्कि इन सिटीज के बीच में बहुत वास्ट एरियाज हुआ करते थे। और जो मौर्यंस थे वो क्या चाहते थे कि जो भी रोड्स हैं, जो भी रिवर्स हैं, उन सबको वो अपने कंट्रोल में रखें। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स एंड रिवर्स एट दैट टाइम? रोड्स एंड रिवर्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। रोड पे गाड़ी तो उस समय इस तरह की नहीं होती थी, मतलब जो एनिमल्स जिसको खींच सके उस तरह के कार्ट्स चला करते थे। रिवर में बोट चला करती थी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है ना। दे प्रोवाइड बेसिस फॉर द ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा कौन ट्रैवलिंग करता था? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो है वो एक जगह से जहां पर भी चीप में उनको सामान मिलता था वहां से खरीद करके वो दूसरी जगह जहाँ पे उनको उसके अच्छे प्राइस मिलेंगे वहां पर वो बेचते थे, है ना। ट्रेडर्स यही होते हैं, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस किए। तो ट्रेडर्स जो है वो सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे। और जो रोड्स एंड रिवर्स हैं दे वर मोस्टली यूज्ड बाय द ट्रेडर्स ओनली, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जो ट्रेडर मूव कर रहे हैं अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर चलते थे, और जब भी वो किसी भी एम्पायर के टेरिटरी से गुजरते थे तो वहां का जो भी रूलर होता था उसको उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ता था, है ना। कई बार टैक्स भी उन पे लगते थे। देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ट्रिब्यूट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ट्रिब्यूट? टैक्स जो होता है वो कंपलसरी होता है कि इतना टैक्स आपको देना ही है ना।
और ट्रिब्यूट जो होता है दैट इज नॉट कंपल्सरी कि वो अपने मन से हम जो भी दे दें। तो कई बार ट्रेडर्स पे टैक्स लगता था, कई बार ट्रेडर्स ट्रिब्यूट देते थे खुद से अपनी मर्जी से जितना देना है, उन पर कोई वो नहीं होता था, कंपल्सन नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रेडर्स जो रिवर्स एंड रोड्स थे उस पर मॉडर्न एम्पायर जो था वो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल जमा के रखना चाहता था। और इसका जो हमको इसके बारे में पता अर्थशास्त्र से भी चलता है, जिसको कौटिल्य ने लिखा था या चाणक्य, दोनों एक है ना। कौटिल्य या चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें भी इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस other things in the next class.